यह कहानी इस लड़की की है जो कि एक दिन उसके फ्रेंड के साथ एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसके घर तक चले जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वह किडनैप हो चुके हैं और फिर उन्हें एक घने जंगल में ले जाया जाता है और वहाँ उनके साथ गलत काम किया जाता है। लेकिन क्या वह वहाँ से बच के आ पाएंगे, ये हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो गाड़ी से क्रूग नाम के एक क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं और थोड़ी दूर आगे एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वह अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। उसी वक्त एक गाड़ी आकर इनको टक्कर मार देती है जिससे दोनों पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद सेडी और फ्रांसिस नाम के दो लोग उस गाड़ी से उतरते हैं जो क्रूग के ही दोस्त होते हैं, जिनमें से सेडी क्रूग की गर्लफ्रेंड है और वहाँ वे लोग दोनों पुलिस वालों को मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है जहाँ स्विमिंग करते हुए हम 18 साल की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है। अब मैरी को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और उसकी मॉम एमा भी उसे बहुत प्यार और सपोर्ट करती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से स्विमिंग के टाइमिंग के बारे में पूछती है जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इस बार तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम रहा है। उसकी मॉम बोलती है जल्दी तैयार हो जाओ, हमें वेकेशन पर जाना है। इसके बाद ये दोनों वेकेशन पर निकल जाते हैं पर उससे पहले वो मैरी के डैड जॉन को पिक करते हैं जो कि एक डॉक्टर है। फिर ये लोग बहुत हंसी खुशी वेकेशन के लिए अपने एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि शहर से दूर एक जंगल में झील किनारे पर होता है। इसके बाद वह अंदर आकर अपने सामान वगैरह रखते हैं। इसके बाद मैरी नहाने लगती है और नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर अपनी मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो कार लेकर पेज नाम की अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम मना करती है पर उसके डैड कार की चाबी दे देते हैं और कुछ पैसे भी उसे देता है। इसके बाद मेरी अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाती है जो कि एक शॉप में कैशियर है। तो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं कि आज रात वो एक साथ बहुत एंजॉय करेंगे। उसके बाद शॉप में जस्टिन नाम का एक लड़का इनके पास आता है कुछ सामान और सिगरेट लेने के लिए। लेकिन पेज कहती है कि सिगरेट लेने के लिए तुम्हें एज आईडी दिखानी पड़ेगी क्योंकि तुम अभी भी शायद अंडर एज हो। अब आईडी तो उसके पास नहीं होती तो वह उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक पैकेट सिगरेट दोगी तो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास चीज है जिससे तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी। जिस पर पेज थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है। लेकिन जब वह पैसे दे रहा होता है तो उसके एक नोट में खून लगा होता है जिसे वह छुपा लेता है। फिर जस्टिन साथ पेज और मैरी उसके घर चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद पेज मैरी को कार में रहने के लिए कहकर वो जस्टिन के साथ अंदर जाती है। अब यहाँ पर मैरी इंतजार कर रही होती है लेकिन काफी देर हो जाने पर मैरी अंदर जाती है और जाकर देखती है कि पेज जस्टिन के साथ बैठकर सिगरेट पी रही है। तो मैरी पेज से कहती है कि देर हो रही है, हमें घर जाना है। लेकिन पेज उसे बैठकर सिगरेट पीने के लिए कहती है और कहती है कि ये सिगरेट थोड़ा स्पेशल है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब शुरू में तो मैरी मना करती है लेकिन आखिर में वो भी सिगरेट पीने लग जाती है। तभी मैरी को उसकी मॉम की फोन आती है जो उसे रात होने से पहले घर आने के लिए कहती है। लेकिन मेरी अपनी मॉम से कहती है कि आज रात वो पेज के साथ ही रहेगी। इसके बाद यह तीनों सिगरेट पीते हुए बातें करने लगते हैं और अब मेरी और पेज को जस्टिन से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ क्रूग अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रांसिस के साथ आता है। असल में क्रूग जस्टिन के डैड है और जस्टिन जानता है कि उसका डैड एक अच्छा इंसान नहीं है। वह अपने डैड को देखकर घबराने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्रूग कहता है कितनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, क्या तुम हमें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? तो जस्टिन मैरी और पेज को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी क्रूग जस्टिन को एक मुक्का मारता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर अनजान लोगों का आना अलाउड नहीं है? और वह कहता है कि हमारी फोटो न्यूज़पेपर के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुकी है, पुलिस हमें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ लड़कियों को बुला के पार्टी कर रहे हो। ये सुन के मैरी कहती है कि हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। पर क्रूग कहता है तुम दोनों देख चुकी हो कि हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तभी पेज घबराकर भाग के बाथरूम में जाकर फोन लगाने की कोशिश और खिड़की के जरिए चिल्लाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में फ्रांसिस दरवाजा तोड़ के बाथरूम के अंदर आता है और पेज का सर पकड़ के जोर से मारता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्रांसिस मैरी के पास आकर उसका फोन लेकर तोड़ देता है। इसके बाद क्रूग दोनों को गाड़ी में डालने के लिए कहता है और फिर सब उन्हें एक गाड़ी में बैठकर दूसरे जगह ले जाते हैं। गाड़ी पर जस्टिन भी है लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रांसिस पेज की शरीर पर गलत तरह से टच करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस की गाड़ी उनके साइड से गुजरती है जिसे देखकर वे चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन फ्रांसिस उन्हें चाकू दिखाकर चुपचाप बैठने के लिए कहता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद क्रूग अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ लेता है। तभी मैरी यह नोटिस करती है कि यह लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उनका गेस्ट हाउस है। फिर मैरी और पेज दोनों खुद को बचाने के लिए गाड़ी के अंदर उनसे लड़ने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से किसी को ज्यादा कुछ नहीं होता पर फ्रांसिस का नाक टूट जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद वो मैरी और पेज को मारना शुरू कर देते हैं लेकिन इसी बीच मौका पाकर दोनों वहाँ से भागने लगती है पर क्रूग मैरी को पकड़
पकड़ लेता है और अब पेज वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन उसके पीछे फ्रांसिस और सेडी लग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और फ्रांसिस उसे मार के बेहोश कर देता है और सेडी उसकी कपड़े फाड़ के उसकी हाथ बांध देती है और वापस ले आकर जमीन पर लेटा देते हैं। इसके बाद क्रूक जस्टिन से इन दोनों में किसी के भी साथ जस्टिन को रेप करने को कहता है, पर जस्टिन साफ साफ मना कर देता है। फिर भी वे सब मिलकर जस्टिन को जबरदस्ती पकड़ के मेरी के प्राइवेट जगहों पर हाथ लगवाते हैं और उनकी यह हरकतें देखकर पेज क्रूक को एक गाली देती है, जिससे क्रूक को गुस्सा आता है और पेज के पेट में चाकू मार देता है। इसके बाद वो सभी उसे मरता हुआ देखकर मजे लेने लगते हैं। तभी मेरी उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और गुस्से में आकर वो क्रूक को एक गाली दे देती है, जिससे क्रूक को गुस्सा आ जाता है और फिर मैरी को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है और इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मदद कर रही थी। मेरी चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन क्रूक कुछ नहीं सुनता है और उसे पकड़ के घंटों तक गंदा काम करता है और अपना काम खत्म होने के बाद जब उसे छोड़ता है तभी मैरी किसी तरह खड़ी होकर एक पत्थर से क्रूक के सर पे मारकर वहाँ से भागने लगती है, पर फ्रांसिस उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी गोली उस पर नहीं लगती है और वह जल्दी से भागती हुई आकर झील में कूद जाती है और वहाँ से स्विमिंग करते हुए भागने लगती है। लेकिन क्रूक और उसके साथी मैरी का पीछा नहीं छोड़ते और लगातार गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे एक गोली उसे लग जाती है, जिससे वह जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर तीनों उसे मरी हुई समझकर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अब उनकी गाड़ी एक्सीडेंट से खराब हो चुकी थी और फ्रांसिस भी जख्मी था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो वह मदद मांगने के लिए उसी झील के पास एक गेस्ट हाउस में जाते हैं और यह गेस्ट हाउस किसी और का नहीं बल्कि मैरी के मॉम डैड का ही था। अब मैरी की मॉम दरवाजा खोलती है तो वह कहते हैं कि उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, तो मदद मांगने के लिए वे इधर आ गए, जिससे उन्हें अंदर आने देते हैं। अब क्योंकि मैरी के डैड एक डॉक्टर थे तो वो फ्रांसिस का इलाज करके उसका नाक ठीक करने लगते हैं और मैरी की मॉम उनकी हालत को देखते हुए कहती हैं, आप लोग आज रात हमारे गेस्ट हाउस में रह जाओ, जिस पर वे मान जाते हैं। फिर वो इन सब के लिए कॉफी भी बनाती है और कॉफी पीने के बाद जब जस्टिन कप रखने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों मैरी के मॉम डैड हैं, पर वह यह बात किसी को नहीं बता पाता क्योंकि वह मजबूर था। फिर से किचन में मैरी का वो लॉकेट जो उसने मेरी पर जुल्म होते दौरान अपने पास रख लिया था, वो इस लॉकेट को कप के पास रखकर वापस आ जाता है। इसके बाद मैरी के मॉम उन्हें पास के एक दूसरे घर में ले जाकर वहाँ रात गुजारने के लिए छोड़ के देती है। अब जब मैरी की मॉम जब वापस आ रही थी तभी हम देखते हैं कि मैरी जख्मी होने के बाद भी हिम्मत करके किसी तरह उस झील घर के पास आ चुकी थी, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं देख पाती और घर के अंदर चली आती है। अब मैरी की मॉम डैड जब अपने कमरे में होते हैं तो बाहर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, तो वह जब देखने जाते हैं तो मैरी को वहाँ देखकर जल्दी से उसके पास जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद उसे अंदर ले आते हैं और देखते हैं कि उसे गोली लगी है लेकिन वह अभी भी जिंदा है। तो एमा गोली निकालने के जरूरी सामान लाने के लिए जल्दी से किचन में जाती है और तभी वो मैरी की उस लॉकेट को देख पाती है जो जस्टिन ने कप के पास रखा था। जिसके बाद वो लॉकेट ले आकर जॉन को बताती है कि जब मेरी बाहर गई थी तो ये लॉकेट उसने पहनी थी और अब ये लॉकेट मुझे किचन से मिला है और किचन में क्रूक का बेटा जस्टिन ही गया था, जिसका मतलब हमारी बेटी की ऐसी हालत इन लोगों ने ही की है, जिससे दोनों रो पड़ते हैं। जब मैरी का इलाज करने लगते हैं तो वे समझ जाते हैं कि मैरी के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप भी हुआ है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे फैसला कर लेते हैं अब इन सब से मैरी का बदला लेकर ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी की जान बचानी है। और दोनों मिलकर बोट की चाबी ढूंढने लगते हैं। जॉन गैराज में जाकर चाबी ढूंढता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल जाती है। वहीं एमा भी किचन में चाबी ढूंढ रही थी कि तभी अचानक पीछे से फ्रांसिस आ जाता है और वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता था कि एमा और जॉन मैरी के मॉम डैड हैं। एमा उसे देखकर घबराने लगती है पर वह खुद को संभाल कर उसे बहलाने लगती है और फ्रिज में लगी मैरी की वो तस्वीर उसके देखने से पहले हटा देती है। लेकिन फ्रांसिस उस रूम में आ जाता है जहाँ पर मैरी को उसके मॉम डैड ने रखा था। यह देखकर फ्रांसिस सब कुछ समझ जाता है। तभी पीछे से एमा आकर उसके सर पर बोतल से मार देती है और एमा जल्दी से चाकू लेकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वह चाकू से एमा को मारने की कोशिश करने लगता है और तभी वहाँ पर जॉन एक नुकीला हथौड़ा लेकर आ पहुँचता है और अब यहाँ जॉन और फ्रांसिस की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉन बेसन का लेड ऑन कर देता है जिससे फ्रांसिस का हाथ उसमें फंस जाता है और जॉन उस नुकीले हथौड़े से उसकी सर पर मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन और एमा मैरी को बोट में रखकर जहाँ क्रू था उस घर में जाने लगते हैं। जब वे क्रू के रूम में पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि जस्टिन चुपके से क्रू का गन लेकर वहीं पर बैठा हुआ है और जस्टिन जॉन को वह गन दे देता है और वो गन लेते ही क्रूक की गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। तभी क्रूक उठकर बचने के लिए जॉन के ऊपर सामान फेंकता है। जॉन
जॉन उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वह खिड़की से बाहर कूद जाता है। इसके बाद एमा मैरी के पास बोट में चली जाती है और जॉन आकर दूसरे घर में क्रूक को ढूंढने लगता है, क्योंकि वह उन्हीं के घर में आकर छुप गया था। तभी जॉन कहता है कि अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मुझसे लड़। तभी क्रूक उसके पीछे से आकर उस पर हमला करता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्रूक बहुत ही शातिर क्रिमिनल था, इसीलिए वह इस लड़ाई में जॉन को बहुत ज्यादा मारता है। तभी जस्टिन पीछे से आकर क्रूक के ऊपर गन तान देता है, पर बंदूक में गोली नहीं थी, इसलिए क्रूक जस्टिन को पकड़कर उसे मारने लगता है। फिर एमा आकर उस पर फायर गैस छोड़ देती है और जॉन भी एक रॉड से क्रूक को मारना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ वह झील में बोट से मैरी और जस्टिन को लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि क्रूक उस वक्त पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि बेहोश हुआ था। जॉन उसकी कुछ नसें काटकर उसका पूरा शरीर पैरालाइज दिया था, क्योंकि जॉन उसे बुरी मौत देना चाहता था, क्योंकि क्रूक ने उसके बेटी के साथ गंदा जुल्म किया था। और एक माइक्रोवेव के अंदर उसका सर रख देता है और उसका स्विच ऑन कर देता है, जिससे धीरे धीरे माइक्रोवेव गर्म होकर उसका सर पिघलने लगता है और उसका सर फट जाता है और बहुत ही बदतर तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह जॉन अपनी बेटी पर हुए जुल्म का पूरा बदला ले लेता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।